नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, और मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खान। नाज़रीन, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस यानी बार बार प्रेगनेंसी का लॉस होना एक ऐसा दर्द है जो सिर्फ बॉडी ही नहीं, दिल को भी गहरा असर करता है। हर माँ बाप का सपना होता है कि एक हेल्दी और सेफ प्रेगनेंसी का, लेकिन जब ये सफ़र बार बार रुक जाता है तो सवाल, डर और उम्मीद सब साथ चलने लगते हैं। अच्छी बात यह है कि आज के मॉडर्न मेडिकल केयर के साथ इस प्रॉब्लम के रीज़न समझना और सही ट्रीटमेंट पाना मुमकिन हो चुका है। सही गाइडेंस, टाइम पर टेस्ट और इमोशनल सपोर्ट से एक हेल्दी प्रेगनेंसी का सपना फिर से पूरा हो सकता है। आज हेल्थ और हम के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के कॉजेज़, अवेलेबल ट्रीटमेंट्स और उन नई उम्मीदों के बारे में जो मॉडर्न मेडिसिन ने पॉसिबल बनाई हैं। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है अंकुरा हॉस्पिटल्स अत्तापुर हैदराबाद की सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर एम लक्ष्मी रत्ना। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। Thank you. सो हाउ आर यू डूइंग? I'm good and wish you all viewers and all your staff a happy new year to begin with. थैंक यू सो नए मच। साल की मुबारक हो सबके लिए। तो सबसे पहले मैम, सवाल प्रोग्राम का आगाज़ इसी सवाल से करते हैं कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस जो है ये होता क्या है एंड कितने मिसकैरेजेस के बाद ये रिकरेंट प्रेगनेंसी टर्म यूज़ किया जाता है? हाँ, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस माने बार बार प्रेगनेंसी लूज होने का है। एज यू करेक्टली सेड, कपल जो माँ बाप और जो लेडी रहते हैं शादी के बाद उनको अच्छे हेल्दी बेबी होना बोल के चाहते हैं, बट इफ़ दे आर अबॉर्टिंग, ऐसा है कि 3rd मंथ में, 4th मंथ में, 5th मंथ में इफ़ दे आर लूजिंग बेबी, इट इज़ नॉट ओनली मेंटल ट्रॉमा है, एक्चुअली का दिल के लिए बहुत ही बोझ हो जाता है। वाई दिस हैज़ हैपेंड, क्यों ऐसा हुआ, मेरे में क्या है डिफेक्ट। ये बात फर्स्ट थिंग ये पेशेंट पूछते हैं हमको, क्या है हमारे तरफ से कुछ गलती हुआ क्या, नहीं तो क्या है मेडिसिन का गलती हुआ क्या, ये सारे चीज़ें आता। बट बहुत ही गहरा टॉपिक है ये रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। एक औरत के लिए ये जो प्रेगनेंसी होता है, स्टार्ट होता है, एक्चुअली साइंटिफिकली देखे तो 15 to 30% प्रेगनेंसीज दे मे हैव कंसीव्ड, मगर वो बात अभी टेस्ट भी मालूम नहीं होता, बट दे लूज द एम्ब्रियोस बोलते हैं, दैट विद इन द मंथ इटसेल्फ 15 to 30 प्रेगनेंसीज बोले तो अपने को मालूम भी नहीं होता है कि प्रेग्नेंट हो सकता है बोल के है। सो द रिमेनिंग वंस जो भी रहता है मोस्टली बेबी का एनॉमलीज में, एबनॉर्मलिटीज़ में, फर्स्ट 3 मंथ्स में ये मिसकैरेजेस होता है। बहुत ही कॉमन है ये चीज़। और एनी प्रेगनेंसी 20 हफ्ते के अंदर अगर लूज हुआ तो उसको मिसकैरेज बोलते हैं। इसके लिए कई रीजंस है, एंड अबाउट 50 to 60% केसेस में वी मे नॉट फाइंड एनी कॉज ऑल्सो। तो जिसको अपने को रीज़न मालूम होता है, हम डॉक्टर्स उसके लिए हम काफ़ी रिसर्च करेंगे, नए ट्रीटमेंट्स लेकर आएंगे कैसा करना है। बट अदर 50% को वजह ही मालूम नहीं है तो ट्रीटमेंट कहाँ से मिलता। सो दिस इज़ कॉल्ड अनएक्सप्लेन्ड प्रेगनेंसी लॉसेस। तो उसके लिए भी काफ़ी रिसर्च तो चल रही, लाइक इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट इवैल्यूएशन हो रही, बट द ट्रीटमेंट इज़ नॉट एंडोर्स्ड, बोले तो गवर्नमेंट के अप्रूवल नहीं हुआ है उसके लिए, और काफ़ी रिसर्च चलना है उसके लिए। तो बट जिस चीज़ों में अपने, जिस लोगों में अपने को रीज़न मालूम होता, वजह मालूम होता, उसके लिए अपन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मेरे पास एक लेडी आया है, 9 times उनका प्रेगनेंसी लॉस हो गया है। विथ सो मच ऑफ टेयर शी हैज़ कम एंड आस्क्ड व्हाई, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे को प्रेगनेंसी, अभी 10वां टाइम मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये बेबी को मैं लेकर जा सकते क्या घर को। तो रीजंस इवैल्यूएट करना है, क्या रीजंस है, बहुत सारे रीजंस रहता है। रीजंस की तो हम इन डेप्थ बात करेंगे ही करेंगे, बट उससे पहले आप हमें ये बताइए कि आज के टाइम में अगर हम ले लें एग्जांपल, तो वुमेन में रिकरेंट प्रेगनेंसीज का कितना ज़्यादा कॉमन इफेक्ट आपको देखने मिलता है, आप वो थोड़ा हमें बताइए। इफ़ यू सी दैट विल बी इन 1% ओनली, 1% of the pregnant, but 1 in 300 women, if you can see like that,
they will have the pregnancy loss. Recurrent pregnancy, not just 1 or 2. You call a recurrent pregnancy loss when it is more than 3 miscarriages. एक miscarriage हुआ तो आप बोल नहीं सकते ये recurrent pregnancy loss. Some countries they say that it's 2 miscarriages, we have to start evaluating, start test करना, वो करना, ये करना. But actually अपने पास तो 3 miscarriages के बाद ही पूरा का पूरा टेस्ट करते हैं. बट ऐसा भी बोल नहीं सकते. सपोज एक कपल आते मेरे पास और बोलते एक मिसकैरेज हुआ बट मुझे मालूम होना है क्या है, ये डिफेक्ट किधर है, वजह क्या है बोले तो ज़रूर हम करेंगे, पूरा इवेल्युएट करेंगे. बट इन जनरल 3 और मिनिमम 2 मिसकैरेजेस के बाद ही इवेल्युएशन करना. 1 मिसकैरेज का सिग्निफिकेंस उतना नहीं है. अब रीजंस की ही अगर हम बात कर ले तो काफ़ी सारे कपल्स, जैसे आपने भी मेंशन किया है, 1 या 2 नहीं, काफ़ी सारे ऐसे कपल्स इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं इस वजह से कि एक मिसकैरेज भी हुआ अगर तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है लाइफ में. अब रिकरेंट प्रेगनेंसी का ही अगर हम वजूहात ले लें तो उसके क्या रीजंस हैं मैम? फर्स्ट थिंग, व्हेनेवर ए लेडी आके ऐसा बोलते हैं मेरे को 2 मिसकैरेजेस हो गया, कैसा करना, क्या करना है. फर्स्ट यू हैव टू टेक पूरा हिस्ट्री. बोले तो कैसा हुआ है वो मिसकैरेज, कौन सा महीने में हुआ, क्या सिम्टम्स थे, पूरे के पूरा डिटेल्ड हिस्ट्री लेना. ऑलमोस्ट 50% अपने को डायग्नोसिस मिल जाता है. एंड आस्क अबाउट द फैमिली हिस्ट्री. खानदान में कुछ डायबिटीज़ है क्या, कुछ हाई ब्लड प्रेशर का है क्या, कुछ किडनी की प्रॉब्लम्स है क्या, कुछ ऐसी उनका सिस्टर, बड़ी सिस्टर और मदर को भी ऐसा रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस हुआ क्या. तो इसमें क्या होता, कभी कभी जेनेटिक कंडीशंस में भी ये चीज़ हो सकता है. सो यू स्टार्ट विथ ए गुड हिस्ट्री एंड कंप्लीट एग्जामिनेशन करना है. पहले इन्वेस्टिगेशंस कागज़ के ऊपर लिखने से पहले पूरा हिस्ट्री पेशेंट को एग्जामिनेशन करने का है. कई बार उनका सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस बोलते, बच्चेदानी का मुंह जो रहता है उसको सर्विक्स बोलते हैं, वो अगर लूज हो गया तो 4th 5th मंथ में मिसकैरेजेस होता. अच्छा ख्याल से बच्चा भी अच्छा फॉर्म हो जाता. इट विल बी वेरी पैथेटिक टू सी द एम्ब्रियो बेबी. सी व्हेन इट इज़ इन द फर्स्ट 3 मंथ्स बेबी फॉर्मेशन उतना ज़्यादा नहीं रहता, बट 4th 5th मंथ में पूरा बेबी का फॉर्मेशन हो जाता. वैसा बेबी को लूज़ करना बोले तो उस लेडी के लिए बहुत ही चोट लगता है दिल में. मेंटल अपसेट हो जाता है, सोशल अपसेट होता, घर में अपसेट हो जाता, इमोशनल अपसेट हो जाता, मोरल नीचे हो जाता है. तो इसीलिए डिटेल्ड हिस्ट्री एंड अच्छा एग्जामिनेशन करने के बाद फैमिली के बारे में भी पूछना और हस्बैंड के बारे में भी पूछना. कुछ भी क्रॉनिक बीमारियां हैं क्या, कभी कभी मेडिसिन्स लेते रहते हैं, कभी कभी दे आर इन द वर्क एटमॉस्फेयर दे आर एक्सपोज्ड टू हेवी मेटल्स, लेड और सम टॉक्सिन्स, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स. तो ये पूरा हिस्ट्री मालूम करना वेरी इंपॉर्टेंट. तो इफ़ यू वांट टू सी व्हाट आर द वेरियस काजेस, स्टार्टिंग विथ हम बोलते हैं जेनेटिक और क्रोमोसोमल. ये जो एम्ब्रियो बन रहे, जो बेबी बन रहे, उसमें क्रोमोसोम्स की प्रॉब्लम दे आर द मोस्ट कॉमन. मेडिकली वी कॉल इट इज एनोप्लॉइडी. जैसा इंसान के बॉडी में क्रोमोसोम्स जो रहता है 23 पेयर्स के क्रोमोसोम, उसमें नंबर तो भी इंक्रीज होता, नंबर तो भी कम रहता और जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकता है. सो मोस्ट कॉमन काज इज एम्ब्रियो के अंदर क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स. वेरी स्मॉल, अबाउट 2 to 5% पेरेंट का क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स. दीज आर द एरियाज वेयर यू कैन नॉट डू एनीथिंग. We lose the baby because there is no treatment for this. Next comes बीमारियाँ. मदर को अगर डायबिटीज़ है, मदर को अगर हाइपरटेंशन है, मदर को अगर किडनी की बीमारी है, वैसा कंडीशंस में भी बेबी का ग्रोथ सही नहीं होता. इट में एंड अप इन ए मिसकैरेजेस. एंड देन इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्लेसेंटा बोलते. जब प्रेगनेंसी बनता है बेबी के साथ साथ प्लेसेंटा बोल के आमल बोलते हैं उर्दू में, वो बनता है. उसमें क्या होता है, अगर खून की सरफरा अच्छा नहीं जा रही, ये प्लेसेंटा इज़ अ मीडिएटर, जैसा मिडिल पर्सन है, माँ और बच्चा के बीच में मीडिएटर रहता है. तो जो खून की सरफरा होता
जो बच्चा को मिलने का जो खून की सरफरा अगर कम हो गया तो बेबी का ग्रोथ रुक जाता है। सो प्लेसेंटा में कुछ भी प्रॉब्लम है, प्लेसेंटा में ट्यूमर हो सकता, प्लेसेंटा में इन्फेक्शन हो सकता, प्लेसेंटा में रगा अच्छा डेवलप नहीं हुआ हो सकता, प्लेसेंटा अगर एक फाइब्रॉइड बोले तो बच्चे दाने में एक गड्ढा की जैसा रसूली जैसा रहता है, अगर उसके ऊपर प्लेसेंटा बन गया फिर खून का सरफरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये चीज़ है। ये इससे अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, एड्रिनल ग्लैंड का प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपना बॉडी में रहता है, उसमें भी ऊपर नीचे हुआ तो भी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस होता है। ये सब छोड़ने के बाद अपने को इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इम्यूनोलॉजिकल, दैट इज़ द लेटेस्ट व्हाट वी आर सीइंग इज अपना बॉडी में अपना टिश्यू के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप होता है। बहुत ही खतरनाक कंडीशन है ये, इसका ट्रीटमेंट भी बहुत रेयर रहता है। सो ये इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस, आप एक बात समझे तो जब एक लेडी प्रेग्नेंट हुआ तो उनका बॉडी में हस्बैंड का जो टिश्यू आता है वो फॉरेन रहता है, तो अपने पास जो डिफेंस सेल्स जो रहता है औरत की बॉडी में वो फॉरेन बॉडी को अलो नहीं करते, एंटीबॉडीज जाके उसको किल कर देते हैं। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, ऐसा सिस्टम चेंज होता है, उसको एक्सेप्टेंस होता है। बट इन सिचुएशंस इन द रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस इन सम वुमेन ये मैकेनिज्म काम नहीं करके वो फॉरेन टिश्यू को दबा देते हैं। सो दैट एंटीबॉडीज जो बॉडी में होता है वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। सो इम्यूनोलॉजिकल कॉजेस आर कमिंग अप, a lot of research is going on for the treatment of this immunological conditions. सो अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो औरत का यूट्रस जो बच्चेदाने बोलते हैं उसका डेवलपमेंटल एरर हो सकता, बच्चेदाने का शेप अलग रह सकता, बच्चेदाने के अंदर एक दीवार रह सकता है, बच्चेदाने का खून का सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम्स होता है, ये सारे चीज़ में भी मिसकैरेजेस होता। द मोस्ट कॉमन है जो 4th और 5th 6th मंथ में एबॉर्शन होता है, उसका नाम है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं। जब बेबी अंदर ग्रोथ हो रहे, बच्चेदाने जो एक्सपैंड हो रहे, वो टाइम पे ये जो लोअर पार्ट जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं वो शॉर्ट होते रहता। थोड़े वुमेन में, औरतों में क्या होता है, ये पार्ट काफ़ी लूज होके रहता है बाय बर्थ। और समटाइम्स क्या होता, एक डिलीवरी हो गया, वो डिलीवरी के टाइम पे कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, उनको डिफ़िकल्ट डिलीवरी हुआ, कुछ आले से निकाले होगा, वो टाइम पे उसको ज़ख्म हो सकता है सर्विक्स को। और समटाइम्स टू बिग बेबी, 4 kg बेबी, मोर देन 4 kg बेबी, नॉर्मल डिलीवरी में खिंचाट हो जाता, मदर विल बी टेकिंग स्ट्रेन सो मच, वो टाइम में भी सर्विक्स वीक हो जाता। और समटाइम्स बाय बर्थ जो मसल रहना है वो सर्विक्स में वो कम रहता है। वो सर्विक्स जो लोअर पार्ट ऑफ द जो वूम्ब जो रहता है वो अगर कॉम्पिटेंट नहीं है तो क्या होता, 4th 5th मंथ में लूज होके बेबी नीचे आके एबॉर्शन हो जाता। दिस इज़ द एरिया वेयर वी कैन हेल्प द लेडी वेरी मच। वी कैन डायग्नोस, पहले से मालूम कर सकते हैं ऐसा। इसीलिए हम जब हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट को पूछते हैं कैसा हुआ तुम्हारा एबॉर्शन, क्या तरीका, पेन आया, पेन नहीं आया, ब्लीडिंग हुआ, तो पूरा डिटेल हिस्ट्री लेना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस जो बोल रहे हैं हम, वो करेक्टेबल है। 3rd मंथ होते ही एक इम्पॉर्टेंट स्कैनिंग रहता है, NT स्कैन बोल के। वो NT स्कैन होके बेबी अच्छा है, कुछ भी एनोमलीज नहीं है, तो इमीडिएटली हम एक सर्कलाज बोल के एक स्टिच रख के वो बच्चेदाने को सपोर्टिंग दे देते हैं। उसमें क्या होता, वो आयन टाइम पे 9th मंथ में ही वो फिर खुल सकता है। तो दिस इज़ अ करेक्टेबल। दैट इज़ वाई व्हेन वी टेक अ हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, वी नो व्हाट आर द करेक्टेबल कॉजेस, व्हाट आर द नॉट करेक्टेबल कॉजेस होता है। ओके, यानी कि मैम ने ना ही सिर्फ रीजंस बताए हैं बल्कि करेक्शन भी इसमें हो सकता है, वो भी हमें बताया है। एक बात वैसे मैं बोल दूं मैम कि ये जब आपसे मैं सुन रही हूँ तो मुझे भी एक इमोशनल पार्ट वो फील हो रहा है जो एक मदर गो थ्रू करती है, एक कपल गो थ्रू करता है। ये ईजी नहीं है एक कपल के लिए कि उनका बेबी लॉस होना 1 या 2 बार या उससे ज़्यादा। आई अंडरस्टैंड, बट
हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, हर चीज़ को हम करेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर 2 से 3 बार अगर आप का मिसकैरेज हो गया है तो आप वापस से कंसीव नहीं कर सकते। बस थोड़ी सी आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है, थोड़ा होप की ज़रूरत है। एंड वन मोर थिंग, होप कभी नहीं हारना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर एक बार आपको फेलियर दिखा तो दूसरी बार भी फेलियर दिखना ज़रूरी है। बट एक बार अगर आप होप अंदर आपके आ गए एंड एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लिए एंड सही तरीके से आप प्रोसेस को फॉलो कर लिए, सो आई थिंक आपकी जो होप है वो भी आपको आपके आंखों के सामने इन नेक्स्ट 9 months दिखे। तो It's very true what you have said. Even as I said with the first starting sentence, 9 बार miscarriage हुआ है. She went with her child and the 10th time. So what we have to tell them, never to depress the lady. Even if there are 5 or 6 miscarriages, still she can have a normal chance to have a 9 months baby. राइट। So never to get disappointed. Find out the reason. क्या वजह था, अपन ट्रीट कर सकते क्या नहीं कर सकते, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. देर आर सम केसेस आई सेड अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी. तब तो हम काफ़ी चीज़ों को मिक्स करके अपना एक्सपीरियंस के साथ जो नए मेडिकेशंस आता है वो भी ट्राई करते, बिकॉज इफ वी कैन नॉट फाइंड अ रीज़न इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट द कंडीशन. रीज़न मालूम हुआ, attack right. The cause. If we do not, then we have to use our experience and the नए तरीका जो भी medicines आ रहे. Of course we need to explain the couple that पलाना अपन मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे, इसका तो काफ़ी प्रूफ नहीं है, बट वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस. अगर 2 रास्ते हैं तो अपन जाएंगे, रास्ता ही नहीं है तो यू हैव टू मेक ए रास्ता, राइट, है ना. तो बट नेवर टू लूज. व्हाट माय सजेशन इज, दोज पीपल हु आर हैविंग रिपीटेड, देयर मस्ट बी सम रीजन, एंड फ्यू केसेस नो रीजन रहता है, बट ऑलवेज इट इज बेटर टू टेक ए एडवाइस फ्रॉम द डॉक्टर एंड देन कैरी ऑन फर्दर. ओके. एंड वन मोर थिंग मैम, अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं कि ज़्यादातर औरतों में हम देख सकते हैं कि कई बार वर्क प्लेस का स्ट्रेस या घर पे कुछ वज़न चीज़ें उठाने का स्ट्रेस, इस वजह से भी जो है मिसकैरेजेस पॉसिबल है. बट आप ये क्वेश्चन को आंसर करने से पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है, हमारी बहू हमल से है, अब 3रा महीना है उनको. 7 साल के बाद बच्चा हो रहा. हाँ, मैं तो हम लोग सीढ़िया में तो नहीं उतार रहे. एक आधा किलो 1.5 किलो चावल पका सकते ना? एक्चुअली स्पीकिंग कर सकते हैं, लाइट वर्क कर सकते हैं, कुछ भी नहीं काम कर रहे, ऐसा बैठे बैठे उन्होंने खाली. नहीं देखिए, ऐसा मैं जो बोले बच्चेदानी के मुंह छोटा है या लूज है, वैसे कंडीशन में हम कम्प्लीटली बेड रेस्ट बोलते हैं, कुछ भी वज़न नहीं उठाना बोलते. नॉर्मल प्रेगनेंसी में आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है. उन काम जो रूटीन काम रहता है, क्यों तो प्रेगनेंसी इज़ नॉट ए बीमारी, वो बीमारी नहीं होता है, वो नॉर्मल चेंजेस है फीमेल बॉडी में, जो नॉर्मल चेंजेस है प्रेगनेंसी. सो नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते. देर आर वेरी फ्यू कंडीशंस है वहाँ जहाँ हम ये मॉडर्न एरा में हम डॉक्टर्स कंप्लीट बेड रेस्ट बोलने का. एक है ब्लीडिंग. कभी कभी जैसा मैं आंवल बोले, आंवल का पोजीशन नीचे रह के अगर ब्लीडिंग हो रही बोले तो बेड रेस्ट बोलते. कभी कभी ये बच्चेदानी के मुंह सर्विक्स जो बोले काफ़ी छोटा है और काफ़ी लूज है और वी हैव पुट ए सर्कुलर स्टिच, वो केसेस में हम बोलते हैं बेड रेस्ट. बट नॉट एवरी वुमेन हु इज प्रेग्नेंट नो नीड ऑफ एनी बेड रेस्ट. उनका रूटीन जो काम है कर सकते हैं. एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. मैं यहाँ पर रेडियो से बात कर रही हूँ. आमिना नाम है मेरा. जी आमिना. मुझे डॉक्टर साहब से ये सवाल था कि आजकल ख़वातीन में बार बार हमल ज़ाहिर होने का मसला कितना आम है? एक बार आप अपना क्वेश्चन वापस से रिपीट कर सकती हैं? जी बिल्कुल. आजकल ख़वातीन में ये जो बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं जी, तो इसका मतलब असल आम रीजन क्या है? जो लेडीज में मेन रीजन फॉर मिसकैरेजेस बहुत रहता है, बहुत रह सकते हैं ना. जैसे मैं बोले यूट्रस का प्रॉब्लम हो सकता है, प्लेसेंटा का प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो उनको एंटीबॉडीज प्रॉब्लम हो सकता है, अगर हाइपर ब्लड प्रेशर थोड़ा ठीक नहीं है तो भी हो सकता है. मेनी रीजन्स है ना, एक रीज़न बोल नहीं सकते. आपका पूरा डिटेल में जैसा बोले, आपके जो अबॉर्शंस का डिटेल्स मालूम करने का है, आपका फैमिली हिस्ट्री में कुछ भी कंडीशंस है क्या, और ये जो बात है कि सिर्फ वो
वजन उठाए तो अबॉर्शन होता बोल के नहीं, ऑलरेडी उनको बच्चेदानी की वीकनेस है और प्लेसेंटा का प्रॉब्लम है, तब वजन उठाए तो होता। सिंपली वजन उठाए तो अबॉर्शन उतना हल्का नहीं रहता, प्रेगनेंसी जम के रहता है, वैसा तो नहीं है जैसे उठाए उधर 2 सीढ़ियाँ चढ़े हो गए बोल के, वैसा नहीं रहता। बट ऑलरेडी उनका बॉडी में कुछ वीकनेस है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो तब ये एग्रीवेट करता है, उसको हेल्प करता है, नहीं तो नॉर्मल रह सकते हैं प्रेग्नेंट लेडीज। यानी कि जैसा मेरा भी सवाल था आपसे कि वर्क प्लेस में स्ट्रेस या भारी कुछ उठाने से ये केसेस रिकरेंट प्रेगनेंसी, नॉट इन ए नॉर्मल प्रेगनेंसी, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस में उनका काफी इमोशनल सपोर्ट, वो यूजुअल कॉल टेंडर लविंग केयर बोलते, जो भी है जो उनके साथ रहते हैं इंक्लूडिंग द फिजिशियन, वी हैव टू डील विद देम वेरी केयरफुली, नाजुक तरीके से उनको डील करना पड़ता है। कहते इमोशनल स्ट्रेस से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, वैसा इनडायरेक्टली रिलेटेड रहता है, वैसा नहीं। सो एक ऐसा है कि उनको एनकरेजिंग एटमॉस्फेयर रहना है ऐसा केसेस में, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस में जो भी करना है मेडिकली करके भी उनका फैमिली सपोर्ट, डॉक्टर का सपोर्ट, हस्बैंड का सपोर्ट एक काफ़ी चाहिए needed। अब अगर मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की मैं आपसे बात करूं तो क्या क्या मॉडर्न ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है सो दैट वापस से एक वुमेन कंसीव कर सके? से जो करेक्टेबल है वो तो अपन कर देंगे, अगर करेक्टेबल नहीं है, सम इम्यूनोलॉजिकल है तो इम्यूनोलॉजिकल ट्रीटमेंट में वी हैव गॉट लॉट ऑफ थिंग्स, बट स्टिल दे आर ऑल अंडर, स्टिल रिसर्च इज गोइंग ऑन, फाइंड आउट, लाइक वी से दैट इंट्रा लिपिड थेरेपी, intravenously into the vein we give some chemicals, some injections, और एंटीबॉडीज को उनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं, वो भी इंट्रावेनस काफ़ी एक्सपेंसिव है एंड साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं, बट इफ़ देर इज़ नो अदर वे, एज आई सेड दैट रास्ता नहीं है तो वी हैव टू यूज़ ऑल दीज थिंग्स। एंड ऑल्सो द लेटेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, सपोज ये लोगों को क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो वी कैन गो फॉर IVF। एंड IVF बोले तो टेस्ट ट्यूब बेबी में पहले ये जो स्पर्म और एग का पूरा टेस्टिंग होता है, जेनेटिक टेस्टिंग, अगर उसमें डिफेक्ट है तो वो एग को नहीं ले सकते हैं। दिस इज द लेटेस्ट। सो पहले से हम स्क्रीन करके हेल्दी एम्ब्रियो को लाते हैं, सेम हस्बैंड एंड वाइफ का एग एंड स्पर्म लेके उनका एम्ब्रियो बना के उसका टेस्टिंग करके अगर वो परफेक्टली नॉर्मल है तो देन ट्रांसफ़र करते हैं। सो इसीलिए सम ऑफ द जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल कंडीशन है तो दे आर नॉट रिपेयरेबल, we don't have any treatment। there is a condition like Down syndrome है, Turner syndrome है, जहाँ अपने को 23 pairs of chromosome रहना, उसमें नंबर ज़्यादा रहना, नंबर कम रहना है, और जेनेटिक म्यूटेशंस बोलते हैं, वो उसके लिए तो ट्रीटमेंट अपने को नहीं। इन दैट केस इफ द कपल रियली वो लोगों को कंफर्म हो गया उन लोगों का स्पर्म और एग में काफ़ी जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो दे हैव टू गो फॉर ए डोनर एग और ए डोनर स्पर्म, हेल्दी वाला। सो आजकल का IVF टेक्नोलॉजी में इतना ये हो गया कि इवन फीचर्स का, कैरेक्टर्स का वो भी चूज करके चुन के एम्ब्रियो को बनाने का भी तरीका हो गया है। यानी कि जैसा एक कपल को चाहिए कि उनके फ्यूचर किड में ये स्पेशलाइजेशन एग्जैक्टली ब्लू आइज होना और सुंदर होना है, स्किन कलर होना है, वैसे टेक्नोलॉजी। बट हैविंग सेड दैट आई विल नॉट बी रिकमेंडिंग ऑल दैट, ए हेल्दी एम्ब्रियो इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बाहर की फीचर से ज़्यादा अंदर हेल्दीनेस का इम्पॉर्टेंट है। सो I will suggest only those people who are having a genetic or a chromosomal problems only to go for that, not for everybody। अब सबसे आखिर में मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि एक मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को या जो कपल जैसे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनके लिए क्या रहेगा? I can only advise them and suggest them that don't ever get depressed। the only thing is don't delay इन टेकिंग ए डॉक्टर्स एडवाइस। आप और एक साल देखेंगे और एक साल देखेंगे बोल के, औरत का अगर एज 30 इयर्स के पार हो गया तो जो एग का क्वालिटी रहता है वो बहुत ख़राब हो जाता। सो यूजुअली वी से दैट 32 इयर्स के अंदर कंसीव हुआ तो एग का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है।
बियॉन्ड 35 ईयर एग का क्वालिटी कम होते रहता है. व्हेन क्वालिटी सब क्वालिटी का एग है उसमें एबनॉर्मलिटीज ज़्यादा रहता, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहता. सो डोंट पोस्टपोन, टेक द एडवाइस, टेक द करेक्ट ट्रीटमेंट, डोंट एवर गेट डिसअपॉइंटेड. मेरे को 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया. मे बी द सोल्यूशन इज देयर फॉर यू बिकॉज you may be the condition which you, actually the reason was not diagnosed properly. So reason properly diagnosed नहीं होता, treatment भी proper नहीं होता है. So you don't know, no, from your side you have to take the opinion. So seek the doctor's advice as early as possible, sort it out. वेल थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी कीमती चीज़ पे हमारे साथ बात की एंड आई होप कि अगले एपिसोड में हम और डिटेल इस टॉपिक पर बात करेंगे. एंड थैंक यू सो मच अपने प्रीशियस टाइम में से हमें एक हाफ एन आवर देने का. वेल वक्त की कमी की वजह से हमें हमारा एपिसोड यहीं एंड करना पड़ेगा. बट जैसे मैम ने कहा कि ये रिकरेंट प्रेगनेंसी को सिर्फ नामुमकिन ही नहीं बल्कि ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम भी है. प्रॉब्लम नहीं बल्कि ये एक छोटा सा फेस है कपल की लाइफ में जो ओवरकम कर सकते हैं. रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का सफ़र मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं. आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस सही डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट के साथ हर कपल को एक हेल्दी प्रेगनेंसी का नया मौका देती है. सबसे ज़रूरी बात यही है कि ख़ुद को अकेला महसूस ना करें और वक्त पर एक्सपर्ट गाइडेंस लें. हर लॉस के बाद उम्मीद ख़त्म नहीं होती है बल्कि सही केयर के साथ एक नई शुरुआत हो सकती है. हेल्थ और हम के ज़रिए हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि सवाल पूछना, मदद लेना और पॉजिटिव रहना ही पहला कदम है एक सेफ़ और सक्सेसफुल प्रेगनेंसी जर्नी की तरफ. याद रखिए, हर कहानी का हैप्पी एंडिंग होता ही है, बस थोड़ा सा सब्र, भरोसा और सही मेडिकल सपोर्ट चाहिए. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ.